कमाल कर दिया आप सबने। मैं आपको बता दूं कि कॉकरोच 56 इंच को क्रॉस करके बहुत आगे निकल चुका है। आप जंतर मंतर पे हैं तो भी हैं। आप दुनिया के किसी कोने में इंस्टाग्राम खोल के देख लीजिए तो आपको जंतर मंतर इंस्टाग्राम ले चलेगा। इंस्टाग्राम भी जंतर मंतर से अटा पड़ा है। आज का दिन आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि पेपर लीक हुआ तो बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिला एग्जाम देने का। निर्मला जी से पूछना चाहता हूं कि ये कौन से निर्मल दिल की बातें आप कर रही हैं। ये लोग आज पेपर लीक का फायदा बताने लगे। कल को पता है ये पढ़ाई लिखाई का नुकसान भी बताएंगे और बोलेंगे पढ़ लिख के क्या करना है, आखिर एक दिन सबको मरना है। 4 दिन हंसी खुशी से हर घर मोदी नारे लगा लो, अगले जन्म में फिर नर्सरी से पढ़ना है। सोचिए, पेपर लीक के फायदे बता रहे हैं। कमाल कर दिया। और हम सब इस बात पे अड़े हैं कि प्रधान का इस्तीफा हो, इस बात पे आप सब अड़े हैं। और उधर 56 इंच भाई साहब धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं, कह रहे इस्तीफा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने देश की शिक्षा व्यवस्था का इनके नाम बेनामा कर दिया है, अब परमानेंट शिक्षा व्यवस्था इनकी हो गई। अरे साहब, ये शरीर परमानेंट नहीं है, ये भी लीच पे मिला है। आपने देखा वीडियो में कि किस तरीके से अब खाल लटकने लगी है और आप शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा करना चाहते हैं, आप देश पे कब्जा करना चाहते हैं। कितने दिन कर लेंगे? अगर पति पत्नियों में लड़ाई हो जाए और पत्नी कहने लगे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, पति लाख कहे कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन उसको फिर देना ही पड़ता है क्योंकि उस तरह से रहने का कोई मन और मतलब नहीं है। यहाँ हम सब, आप और देश का करोड़ों युवा नकार चुका है शिक्षा मंत्री को कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहा मैं फिर भी रहूंगा। अरे किसके शिक्षा मंत्री रहोगे बताइए? सीट से हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि अगर हम ऐसे इस्तीफा देने लगे तो कल को आप इथेनॉल के नाम पे गडकरी साहब का मांगेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं अभी करा दो एक साथ सबके। सबसे ज्यादा पेपर लीक तो डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के अंतर्गत हुए, 80 से ज्यादा पेपर लीक। मांगेंगे लोग उनका इस्तीफा। कल को हो सकता है प्रधानमंत्री जी से लोगों को लगे कि वो देश के लिए वक्त नहीं दे रहे, विदेशी दौरे में ज्यादा बिजी हैं, लोग उनके अभी इस्तीफा मांगेंगे। साहब, ये जेन जी जनरेशन है, किसी की अंधभक्ति नहीं करती। वो जनरेशन अलग थी जो 2 पीढ़ियों की सोचती थी। ये आज की बात करती है। ये कहती है अगर आज शिक्षा व्यवस्था खराब है तो आज के आज हिसाब होगा। हम अब इंतजार नहीं करेंगे कि तुम कह दोगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे। खूब सारे लालच कल से दिए जा रहे हैं। बट मुझे खुशी है कि आप लोगों ने कॉकरोच को जो 56 इंच पे क्रॉस चलाया है, मतलब कोई जवाब नहीं है। वो ना साहब चुप रहते थे, रात से साहब बोले कि मैं चुप इसलिए रहता हूं, फिर लोग मेरा वो वीडियो चलाते हैं, पहले ये पहले बाद में अब, ऐसे वीडियो चलने लगते। तो ये अब परेशान हो चुके हैं। इनको भी ये पता चल चुका है कि जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। इन्होंने बोला भी होगा धर्मेंद्र प्रधान जी को, जितने भी पेपर लीक तूने प्लान कर रखे थे ना, पोस्टपोन कर दे 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल तक ये गर्म जोशी कॉकरोचों की थमेगी नहीं। तो आप सबका बड़ा धन्यवाद है कि आपने इस देश के सोए हुए लोगों को जगा दिया। जो लोग देश की बात करते थे और मीडिया उनको देशद्रोही कह देता था, आपने उस मीडिया को जगा दिया। आज मीडिया हिम्मत नहीं कर पाता कि आपके बीच में आके बोले। और वो ऐसा नहीं कि इसमें आपकी गलती है, गलती मीडिया की है। मीडिया ने सालों साल आपके मुद्दे उठाए नहीं, आपके साथ विश्वासघात किया, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। जी जी, आप में से कोई कुछ पूछना चाहे, आप सबके पास माइक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हम आपको नहीं देंगे। अभिनय सर, मैंने आपको रील में देखा है, लेकिन रियल में आज देख रहा हूँ। मैं आपको पहले सलाम आदाब कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, दरभंगा से। दरभंगा में इन सरकारों ने, बीजेपी सरकारों ने जिस तरह लाठीचार्ज किया स्टूडेंट पे, तो ये सरकार कहती है कि स्टूडेंट के लिए हमने ये कहा वो किया। क्या किया है स्टूडेंट के लिए?
इन्होंने सिर्फ लाठी चार्ज किया है स्टूडेंट के लिए। आप क्या कहिएगा ये बिहार के सरकारों को? ये जितने भी राज्यों में सरकार है और किसी की भी सरकार है, ये सब स्टूडेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है। इनको पता नहीं है कि कॉकरोच लाठी के नीचे बहुत देर से आता है। अब चलाइए लाठी, इधर से निकल जाएगा, उधर से निकल जाएगा। ऐसा कोई आंदोलन आपने सुना कि लाठी चार्ज के बाद भी लोग अड़े हैं, लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ? तो ये जितनी भी सरकार आपने नाम लिया श्री बीजेपी का, मेरी आपने सुना होगा इनको कहते हुए, ये कहते हैं 70 साल इस देश ने कांग्रेस को लूटा। मैं करेक्ट करना चाहता हूं, इनको कहना चाहिए 70 साल कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटा, और जो लूट रहे थे उनको हम अपने यहाँ ले आए ताकि ये लूट कंटिन्यू नहीं रहे। देख लीजिए ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया किस में थे? कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में लूट रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ थे? पहले कांग्रेस में लूट रहे थे, बोले अच्छा लूटते हो, कम ऑन वहां आ गए। यही तो हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में लूट रहे थे, इन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ। तो ये तो हर लुटेरे का स्वागत करते हैं। राज्यसभा में जो वित्त होता है उसके सदस्य थे राघव चड्ढा, जब ये शीश महल बनने की बात करते हैं, इनको कहा ये आदमी अच्छा वित्त बिठाता है, आ जाओ आ जाओ। तो हम युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि जिसको ये कांग्रेस बोलते हैं वो तो आधे लोग बीजेपी में हैं। तो लूट कौन रहा है? आपने तो लुटेरों को पनाह दी है, आप लूट को रोकेंगे। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए, ये कहते थे बंगाल लूटा है, बोले अच्छा लूटते हो, कम ऑन, अब तुम जारी रखो इस लूट को। तो अब ये जैन जी जो है ना, ये जाग चुका है, ये अलग टाइप की जनरेशन है। आपको पता है यहाँ से बहुत दोस्तियां बन के निकलेंगी, ये लोग बहुत जल्दी दोस्ती करते हैं। हमारी वाली जनरेशन में नहीं था। अगर आप यहाँ पे पड़ोस में बने हुए दोस्त से 3000 मांग लेंगे, यकीन मानिए कि दे देगा। हमारी वाली जनरेशन में नहीं था। ये समझ नहीं पाए ये कौन सी जनरेशन है, इसका दिल बहुत साफ है। ये मोस्ट अनफिल्टर्ड जनरेशन है, जो आपके मुंह पे कह देगी अबे तुम गधे लग रहे हो। ये वैसे नहीं है कि आप तैयार होके पूछें कैसा लग रहा हो, नहीं अच्छे लग रहे हो, नहीं, ये कहते हैं गधे लग रहे हो, चेंज करो। इस जनरेशन को सुनना पड़ेगा। आगे आने वाला भविष्य इस जनरेशन का है। आप इस जनरेशन से अंधभक्ति की उम्मीद नहीं कर सकते। ये अपने माँ बाप की अंधभक्ति नहीं करते। ये कहते लॉजिक पे बात करो, जो बात सही होगी वो मानेंगे, गलत नहीं मानेंगे। ये वो जनरेशन है जो जून के महीने में नानी के घर नहीं जाती, कहते हमें नेचर देखना है। ये अलग जनरेशन है साहब, आप इसे गुमराह नहीं कर सकते। बहुत आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बार इनकी बात सुन लो। माइक है क्या? अच्छा चेंज कर रहे हैं, अभी माइक चेंज कर रहे हैं। और आपने क्या लिख के दिया? और आप कहते कड़ी सजा दे रहे। कौन सी कड़ी सजा दे रहे हो जो 12 साल से अब तक नहीं मिल पाई? आपको पता है जो 2024 का नीट का मास्टरमाइंड सरगना इन लोगों ने बताया था, आज वो सीबीआई ने बोल दिया कि दोषी नहीं है। यानी आपकी सीबीआई में कमी है, या आपने उस वक्त गलत बताया कि एक आदमी जेल में रह आया, एक आदमी की जमानत हो गई, अब आप कह रहे हैं दोषी नहीं है। यानी आप क्या करते हैं, हमारे गुस्से को शांत करने के लिए किसी को भी मास्टरमाइंड बताते हैं, उसको कान में कहते हैं थोड़े दिन जेल रखेंगे, चिंता मत करो, बाद में बाहर निकाल लेंगे। अब इन बातों में ये देश नहीं आने वाला। ये तो वो जनरेशन है जो खुद से पेट्रोल से इथेनॉल निकाल के फेंक देगी। इसको हल्के में मत लेना। सोचे 16 स्टेशन से जनता आने से रोक देते हैं, नेट रोक दिया, अब पता चला है कि खाना भी रोक रहे हैं, मगर कम वक्त पेपर लीक नहीं रोकेंगे। कि आप महिलाओं के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में गाली गलौज का प्रयोग ना करें। हम जानते हैं आपको बहुत आती है, हम जानते हैं आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन है, हम जानते हैं कि आप तंग आ गए इस सिस्टम से, आपने हर चीज़ की भीख मांगी है। यार बर्फी खाने का मन है, दिवाली पे नहीं खा सकता, नकली मिठाई है। हम समझते हैं आपके इस दर्द को। पेपर के लिए आप गुहार लगाते हैं सरकार से, अजी साहब नोटिफिकेशन निकाल दो। नोटिफिकेशन आ जाए तो आप कहते हैं अरे साहब हमारा एग्जाम ले लो। एग्जाम ले ले तो आप कहते हैं कि रिजल्ट निकाल दो। फिर आप कहते हो रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं, कोर्ट जाते हो, कोई आपकी नहीं सुनता। तो बहुत दर्द झेल करके हम लोग यहाँ तक आए हैं। ये हमने ऐसा भारत नहीं सोचा था कि जो हम सबको इस सिस्टम में जाने से रोक देगा।
हम लोगों को तो सिस्टम में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा, और फिर ये कहते हैं कि सिस्टम फ्लॉप है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कहिए कहिए भाई, इनको माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं पाली से आई हूँ। थोड़ा माइक पास में ले लीजिए, आवाज नहीं। मैं पाली से आई हूँ। जी बच्चों को घर पे छोड़ के जब मैं आ सकती हूँ तो आप सब भी आइए, एक दिन के लिए आइए, एक रात के लिए आइए, चाहे 1 घंटे के लिए आइए, पर प्लीज आइए, इन लोगों का सहयोग बढ़ाइए। और जैन जी बहुत अच्छे होते हैं, मैं जैन जी की मम्मी हूँ, इनमें जितना प्यार होता है उतना ही गुस्सा। शुरू सरकार ने किया, बाद में इन्होंने मीन बनाए, बाद में प्रधानमंत्री जी गए, ऐसे शब्द आए। अरे देखिए, इनका शिक्षा प्रायोरिटी नहीं है, इनको हर कदम पे ठेका खोलना है साहब। आपने सुना नहीं 1 लाख स्कूल बंद हो गए? आप अभी चैट जीपीटी कीजिएगा, आपको पता चलेगा स्कूल कितने बंद हुए, और आपको पता चलेगा नए ठेका कितने खुले। क्योंकि सरकार को हर एक वो काम करना है जिससे पैसा आता है, रिवेन्यू आता है, बस हर चीज के केंद्र में पैसा है। हॉस्पिटल बनेगा, उसको आईपीओ लॉन्च करना है। वो आज हॉस्पिटल्स मरीजों को ऐसे गिद्ध दृष्टि से देखते हैं कि जरूरत है नहीं 5 टेस्ट करा लो, जरूरत नहीं है फिर भी एक छोटा ऑपरेशन तो ठोक दो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को टारगेट मिले हुए हैं। ये हालत है। पुलिस को अलग लेवल पे टारगेट मिल रहे हैं कि इतना इस थाने से रेवेन्यू करके देना है, जीएसटी को अलग से टारगेट है। सब कुछ पैसा में हो गया है, हर चीज के केंद्र में पैसा है। और प्रधानमंत्री जी उस दौर में वेलफेयर की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी लग रही है। पैसा केंद्र में होके वेलफेयर नहीं किया जा सकता देश का। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पीस बी अपॉन एवरीवन हियर। सर मेरा नाम कैफ हसन है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। जी सर मेरा एक क्वेश्चन है या रिक्वेस्ट आप जो भी समझ लीजिए कि मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी में 38 बिल्डिंग्स में डिमोलिशन का ऑर्डर आया है सर। सर वहाँ पे भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सर, तो वहाँ के लिए भी यहाँ से आवाज़ उठाएंगे तभी मोदी जी के पास जाएगी, तो उसके लिए प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए यहाँ से। मैंने मोदी जी से ये गुजारिश है कि कम से कम देश में बनी हुई यूनिवर्सिटियों पे तो बुलडोजर मत चलाइए। आप पेपर लीक सरगनाओं पे बुलडोजर नहीं चला पाए। जो लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दी, हम तो कह रहे हैं उसको सरकारी घोषित कर दीजिए। वैसे सरकार कौन सी यूनिवर्सिटी बना रही है? भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। और ये कह रहे हैं देश बदल गया है, देश का डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? वो जगह जाननी है हमें जहाँ देश का डंका बज रहा है। अगर देश का डंका बज रहा होता तो ये यूथ ऐसे पसीने में लहूलुहान होके आज जंतर मंतर पे 30 दिन से नहीं बैठा होता साहब। भारत की कोई कंपनी टॉप 100 में नहीं है और भारत का डंका बज रहा है। 1980 में जो चाइना हमसे इतना पीछा था, आज बहुत आगे निकल गया। कोई लोग बताते हैं चाइना सेमीकंडक्टर बना रहा है पूरी दुनिया के लिए, ताइवान चिप बना रही है, भारत सिर्फ बातें बना रहा है, मंत्रिमंडल रील बना रहा है। उनको लगता है रील कटेगी, उससे ज़्यादा भारत की नाक कट रही है। और आप ये मत सोचिए कि बहुत पढ़े लिखे होने से कुछ हो जाता है। पढ़े लिखे तो रेल मंत्री भी हैं, हर महीने रेल की खबर फिक्स है कि 5 खबरें आएंगी रेल पटरी से उतर गई। कोई नैतिक जिम्मेदारी इस सरकार की नहीं है कि हम इस्तीफा देंगे। नहीं, हम कैसे देंगे? हम क्यों देंगे? मंत्रिमंडल भी ये कहना चाहता है कि जी सुनो, सब कुछ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, हमारी कोई गलती नहीं है। आपको इस्तीफा लेना है तो उनका लो, हम तो उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे थे, चाहे वो रेल पटरी से उतर रही थी, चाहे पेपर लीक कर रहे थे। हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं है। मुद्दा नीट का नहीं है, ये तो सिर्फ गलत अफवाह उड़ाई जा रही है कि मुद्दा नीट का है। सर एसएससी का जब से एडीक्यूटी आई है, कम से कम सर 6 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ, चाहे अल्ट्रा कैल्सी हो, चाहे स्पेशल 26 हो। सर मैं जब से आपसे पढ़ा, इस साल मैंने 4-5 एग्जाम निकाल लिए। मेरा सीपीयू का 22 तारीख को फिजिकल था जी, मैंने छोड़ दिया। 20 तारीख को उस हालत में देखते हैं। चलो उसमें तो यूँ है कि सर उसमें अलग अलग पोस्ट है, बीएसएफ सीएसएफ अलग, लेकिन मेरा कांस्टेबल का भी एग्जाम पास है सर। अब इन्होंने क्या व्यवस्था, एक मिनट सर, इन्होंने क्या अपनी लड़कियों पर भी लाठी चार्ज करी। यहाँ तो सर लड़कियों के कपड़े तक पड़े गए नहीं सर। जो इन्होंने माहौल बनाया है, अगर बाई चांस सर मेरा हो ही जा, तो जो यह छवि इन युवाओं के बीच बनी है, फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ। इतना यूथ आज यहाँ है, जो भाई साहब ने बात उठाई है, ये कह रहे हैं एडिक्विटी एग्जाम करा रही है तो एग्जाम की स्थिति बहुत खराब है।
सरकार ऐसी कंपनियों को एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है जो कंपनियां सरकार के पार्टी फंड में पैसा देकर आ रही हैं या कम पैसे में एग्जाम कराने की बात कर रही हैं जो संभव नहीं है। तो वो कंपनियां क्या करेंगी, सरकार ये नहीं समझ रही। वो नीचे बच्चों को पेपर बेच के ही तो अपने पैसे की पूर्ति करेंगे। सरकार कहती है हम इन्वॉल्व नहीं है। आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आप जो काम जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं वो इतना पैसा लेके कर रहे हैं कि उसकी तो मजबूरी है पेपर लीक। सरकार को पूरा ये सिस्टम समझना पड़ेगा। 8-10 लोगों को फास्ट ट्रैक में सजा दिलाने से पेपर लीक कभी नहीं रुकेगा। लेकिन क्या बताएं कि साहब को तो ये सब पता ही नहीं है। देश की खबरें कहाँ हैं उनके पास। मीडिया कभी कभी खोल लेते होंगे तो चैनल दिखा नहीं रहे, बाकी टाइम विदेश दौरे पे। अब विदेश में भारत की मीडिया तो है नहीं कि उसकी पहुंच हो कि साहब को पता चले यूथ परेशान है। लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रहार किया है, और इतना अच्छा प्रहार आपने किया है कि सरकार को यह समझ में आ गया है। आज मोदी जी ने मंत्रिमंडल में कहा है कि युवाओं से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपसे आके मिलूंगा। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, माइक है भाई साहब के पास। जी हेलो। और जो माइक लेके आ रहे हैं बार बार भाई साहब, इनको भी थैंक यू वगैरह बोलिए। वैसे मैं जानता हूँ ये जनरेशन थैंक यू वेलकम बहुत बोलती है। हेलो, हाँ जी, थैंक यू सर माइक देने के लिए। मैं कुछ इमोशनल बातें कहना चाहता हूँ कि मैं यूपी के एक विलेज से आता हूँ। यहाँ तक मैं आया हूँ तो अब एजुकेशन के दम पे आया हूँ जी। तो उसके बाद भी मैंने देखा कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ्लॉज रहे हैं। उसके बाद भी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और गांव के बहुत सारे बच्चों के लिए आगे जाने का इकलौता जरिया यही है एजुकेशन का। बिल्कुल, सिर्फ नीट का इशू नहीं है सर। आप भी देख रहे हो, आप एसएससी का पढ़ाते हो, एसएससी अभी बीपीएससी का एग्जाम कैंसिल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल में सारे एग्जाम देख रहा हूँ। एक बच्चा जो गांव में किसी किसान का बेटा है, जिसके पिताजी दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं, उसके पास अपने परिवार का स्टेटस बदलने का एकमात्र रास्ता है शिक्षा, और आप उस शिक्षा के मंदिर स्कूलों को बंद कर रहे हैं। एक भी ऐसा सरकारी स्कूल दिखाइए, कुछ दिल्ली में होंगे जो कि इस लायक हो कि उनका वीडियो भी कभी आपने सरकार के ट्विटर हैंडल से देखा हो। सर मेरा ये कहना है कि अभिजीत भैया अभी आए थे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रहनी चाहिए बात। सरकारें जाएंगी, नई सरकारें आएंगी, बट ऐसा होना चाहिए कि जो गरीब जो भी बच्चे हैं देश के, सबको एजुकेशन से आगे बढ़ने का मौका मिले। इसमें आगे भी सुधार होता रहे और ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मतलब हमें एजुकेशन सिस्टम को एकदम सही करके ही मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मांग एकदम जायज है। ये मोदी जी ने ही कहा था कि इस स्टूडियो के बाहर जो आदमी चाय पकौड़े बेच रहा है आप उसे रोजगार कहेंगे कि नहीं। सोचिए, इन लोगों के लिए चाय पकौड़ा रोड पे आदमी मजबूरी में बेचता है। रेलवे स्टेशन पे कुली जो 4 बैग अपने कंधे पे रख के चल रहा है, किसी की मां नहीं चाहती। ये रोजगार नहीं है, ये सम्मानजनक जीवन नहीं है, ये वो रोजगार नहीं है जो हम समाज में भी जाके कह सकें कि मैं दिल्ली के स्टेशन पे बैग उठाता हूं, मैं मुखर्जी नगर में जलेबी बेचता हूं। ये कह रहे हैं कि ये रोजगार है, क्योंकि ये तो उसी रोजगार से चल के यहाँ आए हैं। फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? स्कूल आप बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी बंद कर दीजिए, कोई नहीं पढ़ेगा। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सर, जितनी इस मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, ये पब्लिक ही जिम्मेदार है। देख लीजिए, जी जी जी, देख लीजिए सर, इसको दिखा दीजिए, इसको सर, ये देश की मीडिया जितना मोदी सरकार और इस देश की जो बीजेपी, बिल्कुल उतनी ही कुलेंट जिम्मेदार मीडिया है जिसने हमारे आपके दर्द को सरकार तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसके पास जब धर्मेंद्र प्रधान जी पहुंचते हैं, अरे प्रधान साहब कैसे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन सी क्रीम लगाते हैं, ऐसे उलूल जुलूल सवाल पूछ के उनकी सिर्फ चाटुकारिता की। आज सोचिए, बेरोजगारी का आलम यह है कि यहाँ लोग किसी की जेब काट के 500 रुपये निकाल ले रहे हैं, किसी का बैग ले ले रहे हैं, ये मोबाइल ले ले रहे हैं,
ये आलम बेरोजगारी का है और ये स्थिति दिल्ली की है, सोचिए। और ये क्या कहते हैं 2047 में विकसित भारत बना देंगे, रील्स में बना देंगे विकसित भारत। ऐसे बनेगा विकसित भारत जिस देश का युवा 31 दिन से अपने कीमती वक्त को जंतर मंतर पे गंवा रहा है, आप बनाएंगे विकसित भारत। आप पहले विकसित मंत्रिमंडल बना लीजिए जिसपे प्रश्न चिन्ह ना उठे। आप कुछ कहना चाहते हैं जी साहब, इनको माइक दीजिए। अच्छा, इनका सुन लीजिए। हेलो सर, मेरा सवाल ये है जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और जितने भी सरकार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमने दोबारा पेपर करा दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो समय गया, क्या तुम समय लौटा सकते हो? क्या हमारा उम्र लौटा सकते हो? 21 साल से लेकर के 18 साल से लेकर 32 साल तक तुम लोग एज देते हो हमारी नौकरी के लिए, और तुम लोग पेपर लीक करा करा के एग्जाम का जो टाइम पीरियड है उसको लेट करा करा के हमें 33 साल पहुंचा देते हो। तो क्या वो हमारा समय लौटा पाओगे? हमारा जो घर में जो गार्जियन पैसा देता है, जो एक एक चीज बेचकर हमें पढ़ने के लिए भेजता है, क्या उसकी उम्मीदों को लौटा पाओगे? अरे तुम क्या जानो, तुम्हारे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें वाकई में इस देश की एजुकेशन सिस्टम को सही करना है तो सबसे पहले अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाओ। अरे तुम तो खुद मानते हो कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के लायक नहीं है। अरे जब तुम्हारे बच्चों के लायक नहीं है तो हमारे लायक कैसे होगा? अरे ये तो कई इनमें से अपने बच्चों को दुनिया में नहीं लाए। इनको पता था भारत के लिए लाएंगे जिसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, जहाँ सांस लेना मुश्किल है, जहाँ पे पानी इतना गंदा है। हम नहीं लाएंगे, अपने बच्चों को दुनिया में नहीं लाए। आप तो विदेश भेजने की बात करते हैं, कई लोगों की ये बात है। और इनको उम्र बढ़ानी हो, हम लोग मर जाएंगे कि हमारी उम्र 30 से 32 कर दीजिए। और इनकी तो खुद की पार्टी का संविधान कहता था कि 75 साल के बाद कोई भी पीएम नहीं रहेगा, मार्गदर्शक मंडल में चला जाएगा। साहब तो बैठे हैं, इन्होंने अपनी उम्र बढ़ा ली। ये युवा हैं अभी भी, ये देश चला सकते हैं। बस इस देश का युवा अगर एक दिन भी लेट है, एग्जाम में 1 मिनट भी लेट है, यहाँ ट्रेनें 24-24 घंटे लेट हो जाएंगी, आप 3 मिनट एग्जाम में लेट होके पहुंचिए तो ये आपको एंट्री नहीं देंगे। ये स्थिति है इनकी। IT सेल के दम पे बहुत गुमराह कर लिया देश के युवाओं को। आपने किसानों के लिए क्या दिया? क्या आपने आज किसानों को ये कहते हुए नहीं सुना, बेटा मैं बड़ी मुश्किल से पैसे कमा रहा हूँ, तू ये किसानी मत करना, तू खेती मत करना, तू अपना जीवन संवार पढ़ लेके? कहते हैं कि नहीं कहते? इसका मतलब क्या है कि आज इस देश का किसान खेती करना नहीं चाहता। क्या ये डर नहीं है कि आगे चलकर अन्न कौन उगाएगा? आप इस देश के किसान को सम्मान पूर्वक जीवन नहीं दे पाए। आप इस देश के लोग जो सेना में काम कर रहे हैं, अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, उनको भी आप सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाए। इस देश की पुलिस को आप सम्मानजनक जीवन नहीं दे पाए कि वो अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके, आप वो भी नहीं कर पाए। तो आपने किया किसके लिए? आपने सिर्फ ये लाडली बहन योजना, इन सब के जरिए सिर्फ वोट खरीदने का काम किया है। आपके लिए चुनाव जीतना एकमात्र जिंदगी का मकसद है। इस देश का युवा सड़ जाए, गल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। जैसा भाई साहब ने बताया, रेलवे का एग्जाम फॉर्म 19 में आता है, 500 रुपए 3 करोड़ लोगों से लेते हैं। कहते हैं जो एग्जाम देने आओगे तो वापस कर देंगे, 3 साल तक एग्जाम लेना भूल जाते हैं। सोचिए, और उसके बाद केवल 1.5 करोड़ लोग पेपर देते हैं 3 साल बाद, फिर दोबारा 2 साल बाद एग्जाम होता है। इसी तरीके से बच्चे की उम्र निकल जाती है और वो युवाओं से बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाता है। करे तो करे क्या? आज भी ATM गार्ड को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। आज से 8 साल पहले भी ATM गार्ड को 10,000 रुपये मिलते थे। इतनी महंगाई है, कैसे वो अपना जीवन चलाए? ये सब दर्द हैं जो हमारे आपके सबके दिल में सालों से थे, और अब वक्त आ गया है कि दर्द का अंत होना चाहिए। हर अति के बाद अंत है, हर अति के बाद क्षति है, और वो अभी सरकार को समझना पड़ेगा कि न्याय देना पड़ेगा, हक देना पड़ेगा, और ये हक हमें हमारा संविधान देता है। सर जी भाई साहब बोलिए। सर, पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इस देश की आवाज़ उठाते हुए। सर, जो ये लोकतंत्र राजतंत्र बन चुका था, सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह गया
गया था, इसको आप आगे ले जाने की कोशिश आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम बता रहे हैं, हम यहाँ आ रहे थे तो ट्रेन से टिकट लेने के बाद भी हमारे साथ टीटी हमारे भाई को थप्पड़ मार के और कहा तुम कहाँ जा रहे हो, वो बता दिया जंतर मंतर। उसके बाद थप्पड़ मारा है टिकट रहने के बाद भी सर, वो थप्पड़ मार के कहा तुम्हारे नाम FIR करेंगे। यही है सर, यही हमारे साथ हो रहा है यहाँ आते हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी कोई कर रहा है, पुलिस हम पे बर्बरता कर रही है, क्या हम समझ नहीं रहे कि ये सब सरकार की कोशिश है? सरकार ने ये मान लिया कि ये देश कब बेनामा हो गया है इनके नाम। अरे हमने आपको देश चलाने को दिया था, हम पे अत्याचार करने के लिए नहीं। जी जी, आपको पूछना है, हक लेकर रहेंगे। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ सर। जी जी सर जी, मैं अभी चाइना में सर जी इंटरनेशनल खेलने गया था, ठीक है सर। जी जी। अभी मैं चाइना से आ रहा हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो मेरा अभी जो कहते नेशनल कैंप था, तो मैं नेशनल कैंप को छोड़ के आ रहा हूँ। मेरे कोच ने बोला कि अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कि सर मैं दिल्ली जंतर मंतर जा रहा हूँ। जब तक हम स्पोर्ट्स तो एक अलग चीज़ है, जब तक हमारा एजुकेशन हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम स्पोर्ट्स का क्या करेंगे। और ज़्यादातर मांग रहती है कि ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आते हैं। ओलंपिक में मेडल ज़्यादातर 4 से 5 आते हैं, इसलिए मेडल आते हैं क्योंकि हमारी जो सरकार है, जो हमारा जो स्पोर्ट्समैन है, तो वो सबसे ज़्यादा गंदा है। तो मैं सर आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को उत्साहित करें। नहीं बिल्कुल, अरे सरकार को बेसिक एजुकेशन में सब कुछ डालना था। आज 1 से 5वीं क्लास अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तमाम सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक है। धर्मेंद्र प्रधान कोई पेपर लीक के लिए जिम्मेदार थोड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में स्किल डालना, इनोवेशन डालना, और प्रधानमंत्री स्किल योजना इसी के लिए आई थी, जिसमें CAG की रिपोर्ट ने बताया कि 10,000 करोड़ का करप्शन हो गया। अबे तुम्हारे बाप का पैसा है, जो मर्जी लेके चला जा रहा है। ये देश हम सबका है।